कर दिया। जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट नहीं किया गया था, अब हमने जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट कर दिया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की की भी हमने यहां पर प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुपस्थित, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए 10 वर्ष या अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। और उसमें बहनों पर अत्याचार का भी मामला हमने ले लिया है। मान्यवर, सबसे बड़ा जो मैंने कहा, ट्रायल इन एब्सेंसिया, कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ा आवाज भी उठाया है, ज्यादातर तो बाहर थे तो बहुत नहीं उठ पाए, वरना तो हर एक बोलता। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं मान्यवर, गुनाह कर कर जो देश के बाहर भाग गए हैं, इनके प्रति क्या सिंपैथी है आपकी भाई? मुझे बताइए तो। सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं, कश्मीर में आतंकवाद कर कर, पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं। क्या इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत साफ क्वेश्चन है। क्या सिंपैथी है आपकी इसकी? अब नहीं बख्शा जाएगा, आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। और अगर न्याय ही चाहिए तो कानून की शरण में आइए। भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति की न्याय की सुविधा है। न्याय मिलेगा, मगर मालूम है न्याय में सजा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। इसको भी हमने यहां पर डाला है। मान्यवर, अंडर ट्रायल कैदी के लिए 1/3 कारावास काट चुका है, तो इसकी जमानत का हमने प्रोविजन कर दिया है। और जहां विचाराधीन कैदी है और गंभीर गुना है, वहां आधे पर इसका अधिकार बनाया है। नई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर आए हैं। हर राज्य ने इसको घोषित करना पड़ेगा। और घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हमने प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किया है। सजा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रयास। मृत्यु की सजा है तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती। आजीवन कारावास है तो 7 साल की अवधि तक ही सजा भोगनी ही पड़ेगी, और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग कर कर 1 साल में कितना भी गंभीर गुनाह हो बाहर आ जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। इसको हमने सुनिश्चित कानून के अंदर भी कर दिया है। अपराध की आय, अगर आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय कर कर संपत्ति जब्त की है, तो उसको भी अब न्यायालय राज्य साथ करेगा, उसको ही हराजी कर कर उसको राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा। और संपत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते करते आए हैं, सैकड़ों बार पुलिस थाने गए होंगे। माने वो बाहर आप जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो पड़ी होती है, ढेर सारी साइकिलें पड़ी होती है, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पो पड़ा होता है, और वो टेम्पो का तो कई बार हमसे ज्यादा आयुष्य होता है। 1950 में पकड़ा, मगर केस पड़ा रहा है तो पूरा एक बड़ा मैदान पुलिस स्टेशन का परेड का इसी संपत्तियों से लिप्त हो जाता है। माने, और हमने कह दिया है कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो संपत्तियां पड़ी है, अदालत के मजिस्ट्रेट को इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर कर अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर भी इसको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट केस के अधीन, तो सारे पुलिस स्टेशन साफ हो जाएंगे। तकलीफ तो होगी कुछ लोगों को, मगर उसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। कब तक 20-20 साल तक, और वो व्हीकल भी किसी के उपयोग का नहीं रहे, तो वो मालिक को वापिस भी मिल जाए तो कोई इसका फायदा न उठा पाए इस तरह से।
हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किए मान्यवर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानक जोड़े गए हैं और इसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट, इसके लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है। मान्यवर, दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने का हमने कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता अब पहली बार कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाण पत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया है। मान्यवर, इसके लिए हमने ढेर सारी भय स्थानों के लिए भी बड़ी एक्सरसाइज की। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्सपर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम कर कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श कर इस पूरी प्रक्रिया को चिन्हित कर दिया गया। माननीय, मैं इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, मान्यवर, हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक में आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया भारत में। मान्यवर, इसका पूरा प्रोविजन इसके अंदर किया है। उसको भी पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, कमिश्नरेट और स्टेट लेवल पर नोटिफाइड कर सकेंगे। जैसे जैसे थाने क्लियर करते जाएंगे हम इसको मान्यवर आगे बढ़ाते। और हमने अब तक आईसीजीएस के माध्यम से मान्यवर ढेर सारे पुलिस स्टेशन 97% पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज करने का काम समाप्त कर दिया है। अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है और आईसीजीएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल और कोर्ट, ये सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने के कगार पर है। और इसके माध्यम से ढेर सारी देरी से हमारे जो न्याय मांगने के लिए जाने वाले नागरिक हैं उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा। मान्यवर, इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकार्यता को इसकी एनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है। और इसके माध्यम से एफएसएल यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो नई तकनीक आती जाएगी इसको भी समाहित करने का सुझाव समय समय पर देती जाएगी, इसको हम समाहित करेंगे। मान्यवर, चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल उठाए। एक तो पहले ही मैंने जवाब दिया, आतंकवादी कृत्य के लिए यूएपीए अगर उपलब्ध है तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य का समाहित करने का क्या तर्क है। मान्यवर, एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुना रजिस्टर होगा, करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। दो कानून अप्लाई नहीं होंगे, मगर कई जगह पे आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं है और सीआरपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी और बचकर निकल जाते थे। उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए और मुझे मालूम नहीं पड़ता इसमें आपत्ति क्या है।